Hello everyone, my name is Mandeep Kaur and I have secured 7th rank in the Punjab Judicial Services 2020 and ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और आज मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप इस एग्ज़ाम में तभी अपीयर हो सकते हो जब आप एक लॉ ग्रेजुएट होंगे। लॉ ग्रेजुएशन दो तरीके से हो सकती है, एक 5 ईयर ऑप्शन है आपके पास BA LLB और एक आपके पास 3 ईयर ऑप्शन है। और इस एग्ज़ाम में जो है सबसे पहले जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिलेबस के ऊपर कमांड। जो सिलेबस है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट के लिए। जैसे जो लॉ है, कुछ बेसिक लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह कॉमन है। फॉर एग्जांपल IPC है वो हर जगह होगा, CRPC हर जगह होगा, CPC जो है या हिंदू लॉ वो कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे लॉ के सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ एप्लीकेबल हैं सिर्फ पंजाब के ऊपर। कुछ लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है लेकिन कहीं और एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ वो पंजाब के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, हरियाणा के लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम अपीयर होने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो हर स्टेज के ऊपर आपकी अलग स्ट्रेटजी होगी, तो क्योंकि तीनों ही स्टेज के ऊपर जो पैटर्न है वो बहुत अलग है। प्रीलिम्स जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, मेंस जो है वो सारा सब्जेक्टिव टाइप होता है और इंटरव्यू जो है वो आपको बोलना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय द पैनल, तो उसके आंसर्स वो होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले करना चाहिए बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के ऊपर आपकी प्रॉपर तरीके से कमांड होनी चाहिए। व्हाट आई यूज़ टू डू दैट कि बेयर एक्ट की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए आपको। कभी भी आप ऐसे मत करो कि ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ इतना पढ़ लिया बेयर एक्ट में और आपने बाकी छोड़ दिया। कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको बेयर एक्ट की एक एक लाइन पढ़नी है। एक बार तो एटलीस्ट आपको सारे बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। सारे जितने भी बेयर एक्ट में कमेंट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, मैंने सब पढ़ी है एक बार, सारे सब्जेक्ट्स की। कोई माइनर एक्ट है, कोई मेजर एक्ट है, कुछ भी है। और सेकेंडली उसको रिवाइज़ करना है। रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के छोड़ दोगे किसी काम की नहीं रहेगी वो, तो रिवाइज़ करो, रिटेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली जो प्रीलिम्स के लिए जहाँ से मैंने कोचिंग ली है, कौशल स्टडी अकेडमी से, तो सर हमें बताते थे कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स प्रिपेयर करने हैं। इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? बेयर एक्ट के आगे जो आपके जो सेक्शंस नंबर लिखे होते हैं उसको आप ज़ेरोक्स करवा लो और उसके आगे सेक्शन नंबर के आगे ही आप क्या करो, उस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कोई मे वर्ड यूज़ हुआ है, उस सेक्शन में शेल वर्ड यूज़ हुआ है, उसमें जुडिशल मैजिस्ट्रेट लिखा है या एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा है, तो वो आप चीज़ें इंडेक्स के ऊपर ही मार्क कर लो, सो दैट कि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करोगे फॉर द प्रीलिम्स तो वो आपको हेल्पफुल होंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो है प्रीलिम्स भी कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लग गया है, तो आपके सिर्फ बेयर एक्ट्स काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए बुक्स भी रेफ़र करनी पड़ेंगी, आपको उसके लिए नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको बेयर एक्ट प्लस नोट्स चाहिए, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। नोट्स के साथ कंफर्टेबल हो तो आप नोट्स बना लो, अगर आप बुक्स से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप बुक्स पढ़ लो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्डली जो मैं प्रीलिम्स के लिए आपको बताऊंगी वो ये है कि आप केस लॉज के ऊपर थोड़ा फोकस करो, जो लेटेस्ट केस लॉज होते हैं। इसके लिए आप एक चीज़ रेफ़र कर सकते हो, दैट इज़ लाइव लॉ। वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है फॉर दी लेटेस्ट केस लॉज, तो वो आप रेफ़र करो, उससे आपको जो लेटेस्ट केस लॉज है उसकी सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक अलग से एक रजिस्टर लगा लिया था जिसमें मैं सारे लेटेस्ट केस लॉ लिखती जाती थी, सो दैट कि जब लास्ट मिनट के ऊपर मेरे को रिवाइज़ करना पड़ेगा तो आई विल रेफ़र दैट ओनली अपनी नोट्स, और मेरे को कहीं पे और भी फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कौन सा केस लॉ है। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप प्रीलिम्स के लिए याद रखोगे देन प्रीलिम्स ईज़िली क्रैक हो जाएगा। एंड एक और चीज़, टेस्ट ज़रूर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वो क्या होता है कि आप OMR शीट भरने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप क्या करो कि पहले ही टेस्ट देके वो अपनी जो गलतियाँ होती है OMR शीट भरने में वो आप दूर कर लो, तो जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है वो एग्ज़ाम में जाके नहीं होंगी। तो प्रीलिम्स के लिए यही सारी चीज़ें हैं। और सेकंड जो स्टेज है वो है मेंस।
मेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स के ऊपर जो भी आपने बनाए हैं, या आप अगर बुक्स भी रेफ़र कर रहे हो तो आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। और सेकेंडली राइटिंग प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप पहली बार कोई भी आंसर लिखते हो तो आपको पता ही नहीं होता आपने लिखना क्या है, कैसे लिखना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है और इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ बेसिक बातें होती है जो हर आंसर में होनी चाहिए, जैसे कि जिस भी जो सेक्शन है उसके साथ रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो लिखना ज़रूरी है आंसर में। इसके अलावा आप स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटली जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत लेंदी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो लेंदी होते हैं, तो स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो भी आपको प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। ठीक है जी। पेपर कंप्लीट अगर आप कर रहे हो ना, तो इट मीन्स आपका जो हाफ बैटल है ना वो आप जीत चुके हो। अगर आपके पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका पेपर क्लियर होगा। तो स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है, और आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसके लिए नोट्स के ऊपर पूरा फोकस रखो। और एक चीज़ और जो है, टेस्ट, मेंस के लिए भी जो टेस्ट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जितना टेस्ट दोगे आपको अपनी गलतियाँ पता लगेगी, तो वो आप फिर गलतियाँ जो मेन पेपर है उसमें आप रिपीट नहीं करोगे। इसके अलावा मेंस में हमारे टोटल 5 पेपर्स होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड पंजाबी। जो लॉ के पेपर है वो तो आप राइटिंग प्रैक्टिस एंड ये स्पीड बढ़ाने से और अच्छी प्रेजेंटेशन से आप अचीव कर लोगे। उसके अलावा जो लैंग्वेज के पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो टोटल 350 मार्क्स की आएगी। एक इंग्लिश का पेपर है 200 मार्क्स का और पंजाबी का पेपर है 150 मार्क्स का। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके अच्छे मार्क्स में। तो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए जो 100 मार्क्स का ऐसे है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि ऐसे मैं लिख के देखती थी। इंग्लिश के ऐसे का जो कंटेंट है वो मैं ऑनलाइन सर्च करती थी, और ऑनलाइन सर्च करके जितना मुझे कंटेंट मिलता था वो मैं लिख लेती थी, और आफ्टरवर्ड जो मेरे खुद के आइडियाज़ होते थे उसमें वो डाल के और उसको एक प्रॉपर ऐसे की फॉर्म में लिख लेती थी, सो दैट कि अगर सेम ऐसे अगर एग्ज़ाम में भी आ गया तो फिर को पता है कि मुझे क्या लिखना है, और वहाँ पे जाके मुझे फिर ऐसे जो है वो असेंबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो डोंट पैनिक, क्योंकि एग्ज़ाम में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको क्या आएगा, आप सिर्फ तैयारी कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो डोंट पैनिक, उसके बारे में सोचिए, टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचिए कि क्या टॉपिक है, और उसके साथ रिलेटेड आपके माइंड में जो जो चीज़ें आ रही है उसको एक रफ शीट पे लिखते जाइए, और आफ्टर दैट क्या करिए, उसको एक अच्छे से पैटर्न में लिख लीजिए। इंग्लिश की ग्रामर के लिए आई यूज़ टू रेफ़र द रेनन मार्टिन बुक, और बीए की बुक्स बहुत यूज़फुल होती हैं। जो बीए की इंग्लिश की बुक्स है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। उसमें से जो ग्रामर पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा, लाइक ईडियम्स आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आता है, प्रेसी आती है, सो ये सारी चीज़ें आपकी बीए की बुक से कवर हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं पंजाबी के ऐसे की। पंजाबी में भी 100 मार्क्स का ऐसे है, तो पंजाबी जो है दैट इज़ उसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है पंजाबी की, देन यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। पंजाबी के ऐसे के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप हमेशा उसको स्टार्ट करिए विद दी एनी पोएम और विद एनी कोट्स। ठीक है, आप कोटेशन लिख सकते हो। अगर आप किसी भी कोटेशन या पोएम के साथ ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, देन इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, जो किसी को नहीं मिलेंगे वो मार्क्स आपको मिलेंगे। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि एक पंजाबी में आती है प्रसंगसहित व्याख्या। प्रसंगसहित व्याख्या के लिए हम रेफ़र करते हैं बीए की बुक्स। बीए की बुक्स में बहुत सारी प्रसंगसहित व्याख्या हैं, तो इट नॉट नेसेसरी कि वो सेम जो आपने पढ़ी होगी वो प्रसंगसहित व्याख्या आ जाएगी, लेकिन उसको हम सेकंड तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो पोइम्स हैं लिखी हुई हैं बीए की बुक्स में, उनको आप अपनी ऐसे में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, जैसे अब इस बार नशे के ऊपर ऐसे आया था, नशे जो टॉपिक था, तो नशे के ऊपर मैंने जो बीए की बुक्स में पोइम्स दी हुई हैं उनको अपने नशे वाले ऐसे में यूज़ कर लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि एक चीज़ पढ़ी उसको 2 तरीके से यूज़ कर लिया। सो हार्डवर्क करना ज़रूरी है, बट आपको साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे। सेकेंडली, ऐसे के बाद जो है ग्रामर के लिए भी आप सेम 10th की बुक रेफ़र कर सकते हो जो पंजाब बोर्ड की है। उसमें अनलिमिटेड मुहावरे दिए हुए हैं पंजाबी के, तो उससे काम चल जाएगा।
इसके अलावा जो विरोधी शब्द है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती है ग्रामर पोर्शन में, तो वो सारी आपकी 10th की बुक हो गई, +2 की बुक हो गई, और BA की 3 सालों की बुक जो पंजाब यूनिवर्सिटी की है वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो इसके साथ ही जो मेंस के जो 5 पेपर है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आते हैं बात इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में जो है सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी वो है कॉन्फिडेंट। एक पर्सन, लॉ इतना वास्ट है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ मालूम हो या आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपना जो आंसर है वो कॉन्फिडेंटली दे रहे हो, ठीक है जी, तो आप इम्प्रेस कर पाओगे पैनल मेंबर्स को। लेकिन अगर आप आंसर सही भी है बट आप नर्वस होकर आंसर दे रहे हो तो वो आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे पैनल मेंबर्स को। तो जो लॉ है इतना वास्ट है कि उनको भी पता है, पैनल मेंबर्स को भी पता है कि आपको हर चीज़ पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्फिडेंट रहना है आपने। और वैसे भी ये भी नहीं है कि सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है और आपको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो पता होना चाहिए, लॉ की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन प्लस कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप अच्छे से आंसर कर रहे हो। जो पैनल मेंबर्स हैं दे आर नॉट सिटिंग टू जज योर नॉलेज, दे आर सिटिंग टू जज दैट वेदर यू कैन हैंडल योर कोर्ट और नॉट। अगर आप अपनी कोर्ट को हैंडल कर पाओगे जब आप कोर्ट में बैठोगे, डिसीजन दोगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके भी। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने चाहिए कि अगर आपके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो आप हैंडल कर पाओ उस चीज़ को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। सो ये सारी स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैंने जो हार्डवर्क किया, इस स्ट्रेटजी के तहत ही मैंने हार्डवर्क किया। और हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जूनियर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, नॉट ओनली दिस, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो रिवीजन कीजिए। एक चीज़ को पढ़ के एक बार में पढ़ लिया, उसको फिर आप 2-3 महीने हाथ ही ना लगाओ तो वो भूल जाओगे आप चीज़, फिर उसका क्या फ़ायदा, पढ़े का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप बार बार रिवीजन कीजिए, नॉलेज अपनी गेन कीजिए। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे प्रीलिम्स के पेपर में हमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है प्लस जीके आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका कहीं और पे काम नहीं आएगा, वो ना तो मेंस में आना है, ठीक है जी। इंटरव्यू में भी पैनल की मर्जी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकलते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, आपको रिलेशन पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और IPC का क्या रिलेशन है, इसमें कैसे आप IPC के क्वेश्चंस में या CRPC के क्वेश्चन में कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिख सकते हो, तो उससे आपको ज़रूर डेफिनेटली क्या होगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और प्रीलिम्स के पेपर में एक चीज़ और जो जीके है वो आती है। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो कि वेरियस सोर्सेज है, ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। जीके आपकी और कहीं पे भी काम नहीं आएगी, लेकिन जीके अगर आपने पढ़ी होगी तो ऐसे जब आप लिखोगे इंग्लिश कैसे है, पंजाबी कैसे है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जीके का जो आपने नॉलेज गेन करी है वो आप कर सकते हो, एसेज में लिख सकते हो। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। एक चीज़ को पढ़ना है तो सिर्फ उसी के लिए नहीं पढ़ना है, आप 2-3 चीज़ों में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, रिवीजन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव रहिए और अप टू डेट रहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो है वो सोसाइटी में क्या हो रहा है, अपने लीगल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लेटेस्ट केस लॉज कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या ओपिनियंस है वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, क्या क्या लेटेस्ट जजमेंट्स आ रही हैं, तो वो हर चीज़ पता होनी चाहिए। देन यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम वेरी ईजली। Thank you for watching me on the Delhi Knowledge Track.